राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर का विषय है गोपाल कृष्ण गोखले इकोनॉमिक आइडियाज। गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचार। यह टॉपिक बीए सेकेंड ईयर के थर्ड से इंडियन पॉलिटिकल थिंकर सेकंड ऑप्शन से लिया गया है। तो आइए आज के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले का इकोनॉमिक आइडियाज और इकोनॉमिक फिलोसफी। गोपाल कृष्ण गोखले मूल रूप से एक आर्थिक विशेषज्ञ नहीं थे, लेकिन देश के आर्थिक मामलों पर उनकी गहरी पकड़ थी। उन्होंने अपने गुरु महादेव गोविंद रानाडे से आर्थिक विचार ग्रहण किए। वे भारत की आर्थिक समस्याओं से परिचित थे। उन्होंने भारत की आर्थिक समस्याओं के लिए ब्रिटिश शासन की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उनके लेखों और भाषणों में निहित आर्थिक विचारों का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1 है कृषि क्षेत्र में विकास पर बल, स्ट्रेस ऑन द डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। गोपाल कृष्ण गोखले ने देश की अर्थव्यवस्था का गहराई से अध्ययन विश्लेषण किया। उनका मानना था कि देश के आर्थिक पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण कृषि क्षेत्र में पिछड़ापन है। कृषि क्षेत्र में प्रोग्रेस का न होना है। उन्होंने ब्रिटिश शासकों से आग्रह किया कि देश के किसानों के विकास के लिए कृषि क्षेत्र में लाभदायक एवं रचनात्मक नीति का निर्माण किया जाए। 1905 में उन्होंने केंद्रीय विधान परिषद के बजट भाषण में कहा, भारत में प्रत्येक जगह विशेषकर अस्थायी आवासीय जिलों में कृषि वर्गों की संसाधनहीनता बहुत ही दयनीय स्थिति में। कृषकों के पास कोई पूंजी नहीं है और प्रकृति के धन को बढ़ाने के लिए वे असमर्थ हैं। परिणाम यह है कि कृषि बहुत ही हताश करने वाला व्यवसाय है। प्रति एकड़ कृषि पैदावार लगातार घटती जा रही है, जो कि संसार में सबसे निम्नतम है। G.K. Gokhale said in budget speech, everywhere in India and particularly in the temporarily settled district, the resourcelessness of agriculture classes is the most distressing fact of the situation. The cultivator has no capital and has but little credit, and it is simply unable to make proper use of nature's wealth that lies at his door. With the result that is cultivation is the rude and most exhausting toil. The yield of the soil has been steadily diminishing, being simply 8 to 9 an acre, about the lowest yield in the world. गोपाल कृष्ण गोखले कृषकों के सच्चे हितैषी थे। वे कृषकों की समस्याओं से परिचित थे, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया कि किसानों की दयनीय स्थिति को दूर करने के लिए कृषक कोऑपरेटिव सोसाइटी और कृषि बैंक का गठन किया जाए। गोखले ने सरकार से आग्रह किया कि इन बैंकों के माध्यम से कृषकों को कृषि के लिए न्यूनतम ब्याज की दर पर ऋण की लागत व लाभ को ध्यान में रखते हुए भू राजस्व कम किया जाए, ताकि कृषक खेती से कुछ लाभ प्राप्त कर सके। गोखले ने यह भी मांग की कि कृषि के विकास के लिए सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सिंचाई के अभाव में कृषक अपनी खेती को निरंतर नहीं रख सकता। गोखले ने कृषकों व कृषि के विकास के लिए वैज्ञानिक कृषि का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को वैज्ञानिक कृषि अपनाने के लिए शिक्षण व प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो गोखले ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान को पूरा करने के लिए एक प्रकार से कृषि के विकास पर बल दिया, सिंचाई सुविधाओं पर बल दिया। कृषि में लागत और जो आमदनी है उसके बीच डिफरेंस को कम करने के लिए एग्रीकल्चर बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का सुझाव दिया, ताकि किसानों को कम ब्याज पर ऋण मिल सके और वो अपने व्यवसाय में लाभ प्राप्त कर सके। गोखले ने आर्थिक विकास
के साथ साथ औद्योगिक विकास पर भी बल दिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बगैर किसी प्रकार से देश का आर्थिक विकास नहीं किया जा सकता, ऐसा उनका मानना था। गोखले ने भारत में आर्थिक पिछड़ेपन के लिए ब्रिटिश शासकों को उदासीन बताया। उनका कहना था कि ब्रिटिश शासक नहीं चाहते कि भारत में औद्योगिक प्रक्रिया तीव्र हो। गोखले ने सरकार से आग्रह किया कि ग्रामीण व लघु उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये उद्योग ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। गोखले का कहना था कि अगर लघु उद्योगों को संरक्षण प्रदान नहीं करेगी तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उद्योग नष्ट हो सकते हैं और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी व भूखमरी बढ़ेगी। गोखले ने जर्मन अर्थशास्त्री प्रोफेसर लिस्ट का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा, महान जर्मन अर्थशास्त्री लिस्ट ने कहा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत जैसा देश आएगा तो क्या होगा। उनका कहना था कि जब वैश्विक प्रतिस्पर्धा में विशाल मानव श्रम के निर्माण पर निर्भर करने वाला औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ देश अपने उत्पादन में मशीनों और विज्ञान की आधुनिक शोधों का प्रयोग करेगा तो इसका पहला प्रभाव होगा स्थानीय उद्योगों का सफाया और देश अपने उत्पादन में मशीनों और विज्ञान की आधुनिक शोधों का प्रयोग करेगा तो इसका पहला प्रभाव होगा कि स्थानीय उद्योगों का सफाया और देश उस समय के लिए वापस कृषि के लिए प्यासा होगा। लेकिन तब यह कहता है कि राज्य का कर्तव्य होगा, जब ऐसी स्थिति बन जाएगी, वह कहता था कि आगे की ओर कदम उठाना चाहिए और संरक्षण की न्यायिक व्यवस्था के द्वारा जब आधुनिक प्रयोगों के द्वारा राज्य को औद्योगिक पथ पर आगे बढ़ने अंतिम रूप से वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सफल होगा। मैं निश्चित तौर पर वह पूंजी मजबूती के साथ कहता हूँ कि भारत को प्रोफेसर लिस्ट की यह सलाह अपनानी चाहिए। जी के गोखले सेड, द ग्रेट जर्मन इकोनॉमिस्ट लिस्ट point out in one place that what happens when a country like India comes into the vortex of universal competition. He says that when a country is structurally backward with into quoted method of manufacture depending largely upon the manual labor came into the vortex of universal competition with the other countries which use steam and machinery and the latest resource of science in their production. The first effort is to sweep off local industry and the country is trust back on agriculture for some time. But then he says came in the duty of the state when such a situation is reached. The state, he says, should step forward and by a judicious system of protection, it should foster and industries as are capable of being rostered so that the country may, once entered in its industrial path with the aid of the whole, I certainly would strongly advocate that the government of India should follow this advice of list. इस प्रकार प्रोफेसर लिस्ट के सुझावों को अपनाने पर गोखले ने बल दिया और ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया कि प्रोफेसर लिस्ट की सलाह के अनुसार भारत में औद्योगिक नीति को अपनाया जाए। गोखले ने भारत में स्थानीय उद्योगों के विकास पर बल दिया क्योंकि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सरकार की आय व व्यय में संतुलन बनाने का सुझाव दिया। गोखले ने सैन्य खर्च में कमी पर भी बल दिया। उनका मानना था कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने की वजह से अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही है। उनका कहना था कि ब्रिटिश सेना के रखरखाव पर अनावश्यक मात्रा में खर्च किया जा रहा है। भारी धन उद्योग खर्च के कारण भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही है। गोखले ने 1903 में अपने बजटीय भाषण में कहा, वर्तमान समय में एक बात उभर रही है,
भौतिक प्रगति के लिए कोई अच्छे टिकाऊ या बड़े प्रयास राज्य द्वारा नहीं किए जा रहे, इसलिए अर्थव्यवस्था लगातार कमज़ोर हो रही है। गोखले सेड इन बजट स्पीच एज stand as present, Indian finance is virtually at the mercy of military consideration and no well-sustained or vigorous effect by the state on an adequate scale for the material advancement on the moral progress of people is possible while our revenue are liable to be appropriated in an ever-increasing corporation for the military purpose. गोखले ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। सेना का भारतीयकरण किया जाए, भारतीय सैनिकों की भर्ती से सैन्य खर्च में कमी आएगी, भारत की सेना ने भारतीयों की भर्ती से बेरोजगारी कम होगी, भारत की सेना में भारतीयों की भर्ती से बेरोजगारी कम होगी, भारतीय सेनाओं को भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर लगाया जाए, भारतीय सेनाओं को भारत से बाहर दूसरे देशों में लगाया जाता है तो ये भारत ब्रिटेन के बजट पर अवश्य पड़ना चाहिए। सार्वजनिक व्यय की स्वतंत्र संस्था द्वारा जांच होनी चाहिए। इसके साथ साथ गोपाल कृष्ण गोखले ने उत्पादन कर की समाप्ति पर बल दिया, एक्साइज ड्यूटी समाप्त की जाए। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए भारतीय वस्तुओं व उत्पाद कर समाप्त करने का बल दिया। उन्हें साथ में उन्होंने अपने बजट भाषण में कई भारतीय वस्तुओं पर उत्पाद कर समाप्त करने का सुझाव दिया। उन्होंने कपास, नमक, सूती वस्त्र व अन्य दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर उत्पाद कर समाप्त करने की मांग की। उनका कहना था कि भारतीय वस्तुओं पर उत्पाद कर से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, जिससे आम लोगों की क्रय शक्ति कम होती है और वस्तुओं की आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो एक प्रकार से गोखले ने कहा कि भारत में अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो भारतीय उपभोग की वस्तुएं हैं जैसे कपास है, नमक है, सूती वस्त्र है, इन पर उत्पाद कर जो है पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए। गोखले ने सार्वजनिक सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति पर भी बल दिया। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने आर्थिक विचारों में अंतर्गत सार्वजनिक सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति पर बल दिया। गोखले का कहना था कि सार्वजनिक सेवाओं में भारतीयों से सरकार का व्यय कम होगा, भारतीयों में बेरोजगारी की दर कम होगी। सार्वजनिक सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति से इंग्लैंड व भारत के कर्मचारियों में सहयोग व समन्वय की भावना विकसित होगी। इस तरह की नियुक्तियों से भारत और इंग्लैंड दोनों ही देशों के हितों की पूर्ति होगी। तो गोखले ने एक प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में भारतीयों की भूमिका और सार्वजनिक सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति से इंग्लैंड और भारत के मध्य कर्मचारियों में सहयोग की भावना का आह्वान किया। उन्होंने माना कि इस तरह की नियुक्तियों से भारत और इंग्लैंड दोनों ही देशों के हितों की पूर्ति होगी। गोखले ने आर्थिक विकास के लिए निजी संपत्ति का समर्थन किया। उनका मानना था कि निजी संपत्ति से मनुष्य में आत्मसम्मान और स्वाभिमान की भावना जागृत होती है। निजी संपत्ति के अधिकार से मनुष्य में कर्मठता व कर्तव्यनिष्ठा उत्पन्न होती है। उनका मानना था कि इससे आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। अगर किसी व्यक्ति को निजी संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जाए तो वह उग्र रूप से इसका विरोध करेगा। उन्होंने निजी संपत्ति का समर्थन करते हुए कहा, एक सामान्य नागरिक अपनी संपत्ति और मलकियत के प्रति इतना अधिक दृढ़ रूप से जुड़ा है कि वह अपने वास्तविक जीवन में इन अधिकारों के पूर्ण प्रयोग और इतना लाभदायक समझता है कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन अधिकारों पर अतिक्रमण होगा तो उसके लिए वो पूरा विरोध करेगा। जी की गोखले सेड इन द ऑर्डिनरी सिटीजन इज एन अटैच टू हिज प्रॉपर्टी राइट और इज holding and find that the full enjoyment of their right as useful in actual life, that there is nothing he regards as a direct or indirect attack on their right. तो गोखले ने अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह से सचेत करने को कहा। गोखले ने आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति को वोट देने के अधिकारों का समर्थन किया।
राइट टू वोट ओनली फॉर दोज हु इज इकोनॉमिकली साउंड। गोपाल कृष्ण गोखले ने आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति को वोट देने का समर्थन किया। गोखले ने कहा कि जो व्यक्ति सरकार को कर देने में सक्षम नहीं है उसे वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो कर देने में सक्षम है उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, जो कर देने में सक्षम नहीं है उसको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। गोखले ने यह विचार अंग्रेजी उदारवादी चिंतक जी.एस. मिल से ग्रहण किया। जी.एस. मिल ने अपने राजनीतिक विचारों में वैश्य मताधिकार का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो सरकार को कर के रूप में योगदान देते हैं उन्हें ही मत का अधिकार होना चाहिए। मिल की तरह गोखले ने भी कहा कि ग्राम पंचायतों को चुनाव में केवल उन्हीं व्यक्तियों को अधिकार होना चाहिए जो कम से कम 10 रुपये सरकार को कर के रूप में देते हैं। तो एक प्रकार से गोखले ने जो कर आधारित मतदान का अधिकार देने की जो व्यवस्था है वो जी.एस. मिल से ग्रहण की थी कि जो व्यक्ति इकोनॉमिकली साउंड है, सरकार को प्रति वर्ष कर के रूप में 10 रुपये देते हैं, उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, सभी व्यक्तियों को नहीं। गोखले ने स्वदेशी आंदोलन का भी समर्थन किया। गोखले ने देश की अर्थव्यवस्था सुधार के लिए स्वदेशी आंदोलन में सभी व्यक्तियों को भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी आंदोलन से देश में बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी कम होगी। स्वदेशी आंदोलन से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। 1905 में उन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में कहा, सच्चा स्वदेशी स्वयं अपने देश का विचार हो, एक उत्तम योजना हो, मानवता के दिलों में जगह रखता हो, मातृभूमि के प्रति लगन जो स्वदेशी के विचारों में मौजूद है, इतना तीव्र व उत्तेजनाजनक प्रभाव है कि केवल उसका विचार ही झंझनाहट पैदा करता है और उसका वास्तविक रूप व्यक्ति को ऊंची अवस्था में पहुँचा देता है। परंतु भौतिक रूप से एक आर्थिक आंदोलन है। इस आंदोलन में आत्म संयम संबंधी आदेश अक्सर लागू किए जाते हैं जो एक महत्वपूर्ण आर्थिक उद्देश्य पूरा करते हैं। गोखले का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के हित में स्वदेशी वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। स्वदेशी आंदोलन से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार होता है और इससे लोगों में सामाजिक एकता का भाव उत्पन्न होता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में इकोनॉमी के डेवलप के लिए कल्याणकारी राज्य की धारणा का समर्थन किया। सपोर्टिंग फॉर द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। गोखले ने भारत में कल्याणकारी राज्य की धारणा का हमेशा समर्थन किया। उनका कहना था कि राज्य का मुख्य उद्देश्य लोगों का नैतिक एवं भौतिक कल्याण करना है। राज्य प्रत्येक व्यक्ति को उत्तम, खुशहाल, अमीर व हर क्षेत्र में परिपूर्ण बनाए। राज्य व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में आने वाली बाधाओं, कठिनाइयों को दूर करे। उन्होंने कहा कि भारत में जाति, धर्म व अन्य किसी संकीर्ण आधार पर लोगों में भेदभाव न हो, न ही किसी व्यक्ति का आर्थिक शोषण हो। उनका कहना था कि राज्य का औद्योगिक एवं कृषि विकास के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। उनका मानना था कि राज्य आम जनता के हितों के लिए व्यवहारिक, औद्योगिक व कृषि नीति का निर्माण करे। इस प्रकार गोखले ने देश में आम जनता के हितों के लिए कल्याणकारी राज्य की धारणा का समर्थन किया। तो गोखले चाहते थे कि भारत में वेलफेयर स्टेट की स्थापना हो जिसमें ब्रिटिश सरकार न केवल कानून व्यवस्था पर ध्यान दे बल्कि गरीबों, बेसहारा लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए राज्य प्रयास करे और राज्य लोगों के आर्थिक विकास में, औद्योगिक विकास में योगदान दे। गोपाल कृष्ण गोखले ने सरकार की योग्यता व प्रगतिशील नीतियों का टेस्ट करने का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि देश की जनता के हित में सरकार की योग्यता एवं प्रगतिशील नीतियों के परीक्षण पर विचार किया जाना चाहिए। उनका मानना था कि आम लोगों के नैतिक एवं भौतिक कल्याण के में प्रगतिशील नीतियों का बड़ा महत्व है। सन 1911 में उन्होंने सरकार की कार्य कुशलता एवं प्रगति के परीक्षण के लिए पैमाने सुझाए। गोखले ने अपने पहले पैमाने में कहा कि मैं ये देखूंगा कि साधारण लोगों की नैतिक एवं भौतिक भलाई के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए। इन कार्यक्रमों में मैं आधुनिक सरकारों के उन साधनों को शामिल करता हूँ जो ब्रिटिश सरकार ने भारत पर लागू किए, चाहे इन साधनों द्वारा लोगों को कुछ लाभ प्राप्त हो, परंतु ऐसे साधन जो ब्रिटिश सरकार ने सेवाओं के लिए जरूरी हैं जैसे रेलवे, डाक, तार, इस तरह की दूसरी चीज़ें इन साधनों में शामिल है।
गोखले ने प्रगतिशील सरकार का दूसरा पैमाना बताया कि सरकार स्थानीय मामलों में प्रबंध के लिए नगर पालिकाओं और स्थानीय संस्थाओं में सहभागिता बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाए। तीसरा उन्होंने पैमाना बताया कि प्रगतिशील सरकार का तीसरा पैमाना यह है कि नीतियों पर विचार करने वाली सभाओं में सरकार से हमें किस सीमा तक भाग लेने का अधिकार देती है। चौथा पैमाना उन्होंने बताया कि प्रगतिशील सरकार में लोक सेवाओं में भारतीयों को कितना भाग दिया जाता है, यानी पब्लिक सर्विसेज में भारतीयों की भूमिका कितनी है, कितना उनको महत्व प्रदान किया जाता है। ये भी सरकार की कार्यकुशलता, सरकार की सफलता को जांचने का एक मापक है। गोखले ने भारत में आर्थिक सुधारों पर बल दिया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बगैर देश का आर्थिक विकास नहीं होगा, देश से गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी समाप्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सेना के खर्च पर नियंत्रण किया जाए, देश की आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा पर बल दिया जाए, ग्रामीण जनता के कल्याण के लिए ऋण का भार कम किया जाए, भारत सचिव की परिषद में 3 भारतीय नियुक्त किए जाए। तो आज का हमारा टॉपिक था कि गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचार क्या है, आर्थिक दर्शन क्या है, वो देश में किस तरह की अर्थव्यवस्था चाहते थे, ब्रिटिश सरकार की अर्थव्यवस्था के प्रति उनकी क्या चिंता थी, क्या दृष्टिकोण थे, किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अपने सुझाव दिए, देश में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी को मिटाने के लिए सरकार के समक्ष उन्होंने अपने क्या सुझाव रखे। तो आज का टॉपिक गोपाल कृष्ण गोखले का आर्थिक दर्शन, आर्थिक चिंतन, आर्थिक विचार यही समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद।